नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। बात करेंगे आपसे आकाश आनंद के 24 दिसंबर के उस भाषण के बारे में जो दिल्ली में आकाश आनंद ने दिया था। 24 दिसंबर यानी कि बहन जी ने एक बड़ी अपील की। अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया राज्यसभा में और जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, उस भाषा के उस अमित शाह के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देशव्यापी बड़ा आंदोलन किया, बड़ा प्रदर्शन किया। उसमें आकाश आनंद के जो शब्द हैं, जो भाषण है, उसके मायने क्या है? क्या बहुजन समाज पार्टी अब उन मायनों को आगे ले जाते हुए सत्ता में फिर दोबारा से लौटने का प्रयास करेगी, या सिर्फ दिन विशेष में बहुजन समाज पार्टी अपने आंदोलन करेगी, उसके बाद शांत हो जाएगी और उसके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक, वो भी शांत हो जाएंगे, या वो बाट इंतजार करेंगे बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की कि वो कब एक बड़ी अपील करें और कब सड़कों पर आए और कब उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरे कि बहुजन समाज पार्टी फिर दोबारा से सत्ता की ओर लौटेगी। अभी हाल के आकाश आनंद ने जो सवाल उठाए, खासतौर पे मनोवादी व्यवस्था पर, कांग्रेस पर, भाजपा पर, अमित शाह पर, मोदी पर और इस देश की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उस पर जो सवाल उठाए हैं, उसके मायने क्या है, उस मायनों पर आज हम आपसे बात करने आए हैं। जी हां साथियों, आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उत्तराधिकारी हैं। वो जो बात बोलते हैं तो बहुजन समाज पार्टी में वो पत्थर की लकीर है, यानी कि जो वो बात बोल रहे हैं आज के हाल के दौर में, वो बहन जी की ही बात है। सवाल अब यह है कि आकाश आनंद ने जो बोला है उसके जमीन पर अब मायने क्या है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से हाथ में संविधान, बाबा साहब की तस्वीर, और अब तो राहुल गांधी नीला टी शर्ट पहनकर, प्रियंका गांधी भी नीली साड़ी पहनकर, और अब वक्त आ गया है कि अब वो कुछ दिन बाद बहुजन समाज पार्टी का नीला पट्टा लेकर भी वो वोट मांगेंगे। सारी गणित वोट की है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। अभी हाल में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कहा था कि बाबा साहब मेरे दिल में है और मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूं, मैंने वीडियो बनाया। उस वीडियो में तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल पर भी मैंने उठाया कि जब राज्यसभा सदस्य बनाने की बात आई तो आपने एक भी दलित को नहीं बनाया। दलित समाज से सबसे ज्यादा वोट आपको दिल्ली में दलित समाज का वोट देता है। एक भी संस्थान जो दिल्ली से सरकार के अंतर्गत आते हैं उनके मुखिया आपने नहीं बनाए। आपने जो मेन कैबिनेट मंत्री होते हैं उसमें आपने एक भी नहीं बनाए। ये अरविंद केजरीवाल का जो कहते हैं कि हम भक्त हैं, और जो भक्त की जो शब्दावली है वो स्वतः ही तौर पर ब्राह्मणवादी शब्दावली है, और उसमें कहीं भी बाबा साहब का विचार, बाबा साहब के जो रास्ते हैं, बाबा साहब के जो मौलिक जो विचार हैं, उसमें कहीं कोई अरविंद केजरीवाल खरे नहीं उतारते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ तस्वीर लगाकर बाबा साहब के नाम पर वोट लेना है। चले लौटते हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के ऊपर आकाश आनंद ने कहा कि नीला टी शर्ट, नीली साड़ी, हाथ में संविधान, बाबा साहब की तस्वीर, और अब तो वो जनगणना की, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बाबा साहब के अपमान की बात कर रहे हैं। तमाम सवाल आकाश आनंद ने उठाते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब आपने तमाम बाबा साहब का अपमान किया था। आप ही थे जिन्होंने बाबा साहब को संसद में, संविधान सभा में चुनकर नहीं आने के लिए आपने तमाम पैंतरे चले, और तमाम ऐसे आपने बाबा साहब के खिलाफ कई ऐसे षड्यंत्र किया। बाबा साहब को अंतोगत्वा अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं आकाश आनंद कहते हैं कि इसमें सिर्फ कांग्रेस ही दोषी नहीं है, आरएसएस, मनोवादी व्यवस्था, हिंदू महासभा और जो हिंदूवादी संगठन है वो भी, उन्होंने बाबा साहब का जीते जी अपमान किया। उनकी शव यात्रा निकाली जब वो हिंदू कोड बिल, कानून लेकर आने के लिए प्रयास कर रहे थे। नेहरू की जो असमंजसता थी और साथ ही जो संसद, कैबिनेट पूरी तरह से बाबा साहब के साथ नहीं थी, खासतौर पे, और बाहर सड़कों पर बाबा साहब का विरोध हो रहा था। और यही आरएसएस के लोग, ये मनोवादी विचारधारा के लिए हिंदू महासभा के लोग जो अपने आप को आज बाबा साहब का सबसे बड़ा भक्त कहते हैं, उन पर आज की बहुजन राजनीति के प्रतीक बहन जी आकाश आनंद, चंद्रशेखर आजाद, तमाम उन लोगों ने सवाल उठाए कि आप बाबा साहब का नाम लेकर वोट तो ले रहे हैं,
लेकिन क्या आपने बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली जो जमात है, करोड़ों लोग, इस देश का तकरीबन 30% आबादी, 30%, लगभग 20 से 22-23% अगर बात करें दलित है, और वहीं 8 से 10% आदिवासी समाज आता है, उनके लिए क्या आपने रास्ते बनाए? उनके लिए आरक्षण में क्या और बेहतर प्रावधान किए? संवैधानिक अधिकार क्या जमीन पर वो मुकम्मल हो पाए? ईडब्ल्यूएस आप 3 दिन में ले आते हैं, जिनकी आबादी मात्र 4-5% है, उनको आप 10% आरक्षण देते हैं। कौन लोग हैं ईडब्ल्यूएस में? वो एक ही जाति के लोग हैं। क्यों? क्या सरकार ने संविधान, बाबा साहब का विचार, तमाम की धज्जियां आपने नहीं उड़ाई? इस तमाम बातों को लेकर आकाश आनंद ने जो बात बोली है, अब सवाल यह उठ रहा है, आकाश आनंद जो बोल रहे हैं, क्या वो जमीन पर वो नजर आएगा? क्योंकि आप आज बोलते हैं, उसके बाद फिर 2 महीने बाद बोलते हैं, फिर 3 महीने बाद बोलते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप एक राजनेता हैं, आपको 24 घंटे 24x7 इस समाज के लिए, इस देश के लिए काम करना होगा। तब भी आपके पास समय कम है, क्योंकि आपको इतना ज्यादा सवालों का जवाब देना है, इतनी समस्याओं का निराकरण करवाना है, इतनी समस्याओं से जूझना है, और आपको इस देश की जो देश का हजारों सालों से गुलाम रही समाज, उसको सत्ता तक पहुंचाना है। जो काम मान्यवर काशीराम साहब ने किया और जो बहन जी ने एक बड़ा प्रयास किया, अब आकाश आनंद सिर्फ महीने 2 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या ट्वीट करें या छोटी मोटी सभा करें, उससे काम नहीं चलेगा। कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी सूरत में दलित समाज उसकी तरफ मुड़े, क्योंकि उसका सबसे बड़ा वोट बैंकर है दलित और मुस्लिम और आदिवासी। वही, क्योंकि उसे मालूम हो गया है कि जो सवर्ण समाज है, खासतौर पे जो जनरल कम्युनिटी है, वो पूरी तरह से आरएसएस बीजेपी की तरफ मुड़ गया है। और हम कितने भी आप उनको प्रलोभन दे दें, वो नहीं लौट कर आएंगे। आप सोचें कि अब वो दलितों को किसी भी सूरत में अपनी पार्टी की तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन सवाल कांग्रेस पर है कि कांग्रेस ने क्या संगठन में, मुख्य संगठनों में कांग्रेस के जो है उसमें कितने दलितों को आपने स्थान दिया, मुख्य स्थान? कितने आपने जो राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए जा सकते थे, कितने मंत्री मुख्यमंत्री आपने बनाए? कितने आपने जो राज्यों में उससे पहले जो सरकार थी, कितने आपने राज्यपाल बनाए जब यूपीए के अंदर कांग्रेस की सरकार थी या यूपीए की सरकार थी? तमाम सवाल कांग्रेस पर इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का बनाया हुआ ही खेल अब बीजेपी खेल रही है। मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया 2 दिन पहले, उन पर भी एक बड़ा सवाल है कि अब देहांत हो गया, लेकिन सवाल है कि देश में निजीकरण को जो सबसे बड़ा जो काम किया उदारीकरण के दौर में 90 के दशक में, उसमें मनमोहन सिंह का ही, मनमोहन सिंह और उनकी कांग्रेस सरकार ही थी। जी हां, तो हम कैसे भूल जाएं कांग्रेस को? इसीलिए आकाश आनंद के जो सवाल हैं मौजूदा दौर में बिल्कुल मौजूद बैठते हैं, लेकिन सवाल का यह मायने है कि क्या उन सवालों पर आगे बढ़कर बहुजन समाज पार्टी किस तरह से बेहतर विकल्प बनाते हुए जो बहुजन राजनीति का बहुजन वोटर है जो बिखरा हुआ है, एक इंतजार वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ करता है कि चंद्रशेखर आजाद मुखर होकर संसद में मुखर हो रहे हैं, सड़कों पर मुखर होते हैं, जवाब देते हैं, हमला करते हैं, निशाना साधते हैं, और जो गरीब दलित वंचित समाज है उनके लिए भी आज वो सड़कों पर उतरते हैं। इसलिए जो गरीब दलित वंचित समाज है वह अपना नेता आज की तारीख में वो यूथ आइकॉन बन चुके हैं, वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ देखता है। ऐसे में सवाल आकाश आनंद पर है, वो भी युवा है, उनकी वाणी में ऐसा कौन सा विशेष एक तत्व आए या विशेष इस पर्सनैलिटी बने जिससे कि दलित बहुजन समाज पार्टी की तरफ लौट कर आए। ये तमाम सवाल जो मैंने उठाए हैं आज के इस मौजूदा दौर में है। अभी हाल के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने 2 बड़े आंदोलन किए। 21 अगस्त को भारत बंद किया, जो उपवर्गीकरण को लेकर एक बड़ा आंदोलन था, आरक्षण को लेकर बड़ा सफल आंदोलन रहा। उसमें अपील बहन जी ने की कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा आरक्षण को बचाने के लिए। और वहीं 24 दिसंबर का आंदोलन भी बहुजन समाज पार्टी ने की, तमाम और संगठन के लोग आए, लेकिन उसको लीड किया बहुजन समाज पार्टी ने। अब देखना यह होगा कि बहन जी अब कब सड़कों पर उतरती हैं, चाहे वो प्रतीकात्मक तौर पर उतरे, क्योंकि उनके उतरने से बहुजन वोटर, बहुजन समर्थक, जो है उसको वाकई एक जोश आएगा कि उसकी नेता अब सड़क पर उतरकर सीधा मनुवादी, ब्राह्मणवादी और जो इस देश के जो अपने आप को जो व्यवस्था पोषित
सामाजिक व्यवस्था पोषित, जो ब्राह्मणवादी पोषित है, उनसे लड़ने की अगर सबसे बड़ा अगर दम खम रखती है और दलित बहुजन राजनीति की सबसे बड़ी सिरमौर है, तो वो बहन जी है। अब इंतजार करते हैं कि बहन जी कितनी जल्दी और बड़ा स्टेटमेंट देंगे, बड़ी अपील करते हुए और बेहतर विकल्प बनाते हुए बहुजन राजनीति के लिए एक बड़ी लकीर खींचती है। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप जरूर लिखकर भेजें। और अंत में हम हर बार आपसे अपील करते हैं कि आप डेमोक्रेटिक भारत को आप आर्थिक मदद करते हैं तो और बेहतर और सशक्त पत्रकारिता करने के लिए हमको ताकत मिलती रहेगी। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान।